What is earthquake? So in the last video, we discussed about volcano. What is volcano? How it erupts? So all these things we have already discussed. And if you haven't watched that video, then what are you waiting for? Just go and watch that video. ठीक है, तो सभी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। वॉल्केनो क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, वेंट क्या होता है, लावा क्या होता है, तो ये सभी चीजें जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। और इस सेक्शन में हम किस बारे में बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट अर्थक्वेक्स, राइट। सो जैसा कि हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस कर ही रहे हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं? हमारा जो लिथोस्फेयर है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटा हुआ है, राइट। और ये जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे मूव करती हैं। क्यों? क्योंकि लिथोस्फेयर जो है उसके नीचे क्या है? मेंटल। मेंटल में क्या है? मैग्मा। और मैग्मा जो है वो दैट इज मूविंग कंटिन्यूअसली, और उस मूवमेंट की वजह से, मैग्मा की मूवमेंट की वजह से जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो भी मूव करती हैं, राइट। When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. अब जब भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो अर्थ जो है, अर्थ का सरफेस वो वाइब्रेट करता है। अब आप कहेंगे कि लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है वो तो अभी भी मूव कर रही होंगी, बट मुझे पता क्यों नहीं चल रहा, मेरे को ऐसा कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? वाई एम नॉट फीलिंग दैट वाइब्रेशन? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद होगा, हमने ये भी पढ़ा था कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो बहुत स्लोली मूव करती हैं। इतना स्लोली कि पूरे साल में कुछ मिलीमीटर ही वो मूव कर पाती। तो अगर इतनी स्लो कोई चीज मूव करेगी तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो तो हमें महसूस नहीं होंगी, राइट। तो इस वजह से जो कंटिन्यूअसली जो मूवमेंट है उसकी वाइब्रेशंस हमें नहीं महसूस होती, राइट। नाउ द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। ये जो वाइब्रेशंस हैं वो अर्थ में चारों तरफ फैल सकती हैं, ठीक है। जैसे कि ये अर्थ है और यहाँ पे कोई वाइब्रेशन हुई तो ये वाइब्रेशन जो है वो चारों तरफ इस तरीके से फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी, ठीक है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। अब ये जो वाइब्रेशन है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक, ठीक है। ये जो वाइब्रेशन होती हैं जिस वजह से अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करता है, मूव करता है थोड़ा, मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट की मूवमेंट होती है और उस वजह से अर्थ का जो सरफेस है दैट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट। अब इन वाइब्रेशंस को ही हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक, राइट। अब अर्थ क्रस्ट का वो वाला हिस्सा, वो वाला पॉइंट जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट होती है, the place in the crust where the movement starts is called the focus. तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक तरीके से अर्थ के क्रस्ट का एक पीस दिखाया हुआ है, राइट। तो ये वाला जो है ये अर्थ का सरफेस है जो येलो येलो है, और उसके नीचे वाला पार्ट जो ब्राउनिश है वो अर्थ के क्रस्ट वाला पार्ट है, अंदर का पार्ट है, ठीक है। अब अर्थ के क्रस्ट में जब मान लो यहाँ से जो है मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या होगा? फोकस। इसे हम कहेंगे फोकस। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। ये है मेन पॉइंट जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ। इट इज द ओरिजिन ऑफ सेस्मिक एनर्जी। यही जो पॉइंट है यही ओरिजिन है सेस्मिक एनर्जी की, यहीं से सेस्मिक एनर्जी है जो निकलती है। नाउ द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब इसके हम जस्ट ऊपर अगर चले जाएंगे तो जो पॉइंट मिलेगा अर्थ के सरफेस पे उसे हम कहेंगे एपिसेंटर। तो जैसा कि आप अगर न्यूज वगैरह देखते हो तो आपने सुना होगा कि अगर कहीं पे भूकंप आ रहा है तो वो बताते हैं कि इस भूकंप का जो एपिसेंटर है वो ये जगह है, वो बताते हैं कि एपिसेंटर ये है। नाउ आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज एपिसेंटर, और अब आप रिलेट भी कर पाओगे अगर आप न्यूज में देखोगे कि एपिसेंटर क्या है, राइट। तो जो क्रस्ट के अंदर होता है दैट इज फोकस, और जो अर्थ के सरफेस पे होता है वही सेम पॉइंट, उसी की जगह जो है, अगर हम इसको सीधा जो है चले जाएं एकदम सरफेस पे, तो वो वाला पॉइंट क्या होगा? एपिसेंटर, राइट। वाइब्रेशंस ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो वाइब्रेशंस हैं वो बाहर की तरफ मूव करती हैं एपिसेंटर से, राइट। जैसे कि दिस इज आर एपिसेंटर। अब यहाँ से बाहर की तरफ ये जो है वेव्स मूव करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मूवमेंट हुई, यहाँ पे वाइब्रेशन हुई, और फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से बाहर की तरफ वाइब्रेशंस जो है वो फैलने लगेंगी, ठीक है। जैसे कि आपने अगर देखा होगा कि अगर आप पानी में एक पत्थर एकदम ऐसे ड्रॉप करो तो धीरे करके क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनने लगते हैं और वो मतलब बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो कुछ उसी तरीके से ये जो वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं आउटवर्ड, ठीक है। अब the greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases from अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है, सबसे ज्यादा हानि जो है वो कहाँ पे पहुंचती है? जो एरियाज एपी सेंटर के आसपास होते हैं, ठीक है। तो इसके आसपास वाले इलाके में सबसे ज्यादा हानि होगी, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। और जैसे जैसे ये जो वेव्स हैं ये दूर जाने लगती हैं एपी सेंटर से, इनकी जो पावर है वो कम होने लगती है, मतलब ये इतनी ज्यादा तेज नहीं होती, ठीक है। तो धीरे धीरे इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है।
जैसे जैसे ये सेंटर से दूर जाने लगती हैं, एपी सेंटर से दूर जाने लगती है, राइट। अब वैसे तो अर्थक्वेक्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई इस टाइम पे अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे आपने साइक्लोन्स वगैरह के बारे में सुना होगा कि उसका जो है वो प्रिडिक्शन हो जाता है कि 2 दिन बाद ये जो साइक्लोन है वो आने वाला है, तूफान आने वाला है। बट इस तरीके की प्रिडिक्शन जो है वो हम अर्थक्वेक के केस में नहीं कर पाते। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ वी प्रिपेयर बिफोर हैंड। अगर हम लोग पहले से ही इस चीज की तैयारी करके रखें तो इसके जो इम्पैक्ट हैं, इसकी वजह से होने वाला जो डिस्ट्रक्शन है वो जरूर कम हो सकता है, राइट। Some common earthquake prediction methods adopted locally by the people include studying animal behavior. Fish in the ponds get agitated, snakes come out to the surface. अब वैसे तो कोई इसका प्रिडिक्शन का मेथड नहीं है कि हम पता कर सके मशीनों से या किसी भी तरीके से कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है, इतने बजे आने वाला है, तो सब रेडी रहना, ग्राउंड्स में चले जाना बाहर। तो इस तरीके से नहीं हो पाता। बट फिर भी लोगों ने क्या कहते हैं, एक तरीके से मेथड्स, कुछ मेथड्स अपनाए हुए हैं, कुछ साइंस ऐसे हैं जिन्हें देखकर वो कह देते हैं कि शायद कुछ होने वाला है, अर्थक्वेक जैसा आने वाला है, राइट। तो लोग क्या करते हैं, वो एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। मतलब एक तरीके से जैसे एनिमल सब कुछ शांति से चल रहा है, बट अचानक से सारे जो स्नेक्स वगैरह हैं अगर वो बाहर आने लग जाएं, अगर आप तालाब वगैरह के पास रहते हो तो देखोगे कि भाई जो मछलियां हैं वो अचानक से एक तरह से जंप लगा रही हैं वाटर में, इधर से उधर हो रही हैं, एजिटेशन हो गया पूरा, ठीक है, परेशान सी नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स के बिहेवियर को समझकर, उनको स्टडी कर कर लोग जो है वो अंदेशा लगा लगा लेते हैं कि भाई अर्थक्वेक जैसा कुछ आने वाला है, राइट। अर्थक्वेक अ केस स्टडी, तो इसमें एक जो भुज में बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तो उसकी एक तरह से केस स्टडी दी हुई है कि किस तरीके से वो जो अर्थक्वेक था वो आया था, कितने मैग्नीट्यूड का था, राइट। सो अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 on रिक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। तो 26 जनवरी 2001 को क्या हुआ था कि भुज गुजरात में एक बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का 6.9 जो है मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था। So destruction of Bhuj, phone lines, water pipelines and power stations transmissions lines were knocked out. तो जो भुज में जो भी फोन लाइंस वगैरह थी, वाटर पाइपलाइंस थी, तो इस तरीके का जो भी जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्ट हो गई, उसकी वजह से बहुत ज्यादा तहस नहस हुआ इन सभी चीजों का। Schools worst affected. At least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school buildings. अब जो ये अर्थक्वेक था, भूकंप था, वो इतनी तेज था कि कुछ जो स्कूल बिल्डिंग्स थी वो ढह गई, वो कोलैप्स हो गई, और जिस वजह से ये अंदेशा लगाया जाता है कि लगभग 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स जो हैं उनकी मृत्यु हो गई इसमें, राइट। भुज रिलीफ एफर्ट्स blighted 3 days after the quake, concern rose about food, blankets and medical supplies not reaching everyone. तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, लगभग 3 दिन बाद ये जो अर्थक्वेक हुआ था, जो भूकंप आया था, उसके बारे में लोगों और ज्यादा जागरूक होने लग गए। लोगों ने कंसर्न दिखाना स्टार्ट किया कि भाई लोगों, जो लोग इसकी वजह से परेशान हुए हैं, जिनको अर्थक्वेक ने अफेक्ट किया है, उनको खाने की जरूरत होगी, ब्लैंकेट्स वगैरह की जरूरत होगी, उनको मेडिसिन की जरूरत होगी। और ये सभी चीजें जो है वो सभी तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उस सब की लोगों ने व्यवस्था करनी स्टार्ट की कि हर एक को ये सभी जो चीजें हैं, एसेंशियल्स हैं, वो पहुंचाई जा सकें। सो फायर इन द सिटी, हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। अब बहुत सारी जगह आग लग गई, और जहाँ पे ये अर्थक्वेक आया था भुज में, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। तो इसको और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से इसमें पूरी केस स्टडी दी हुई है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आ सकता है तो वो कितने हाई लेवल की डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज कर सकता है, राइट। तो इससे हर जो तबका है वहाँ का, उन सबको जो है कुछ ना कुछ सफर करना पड़ता है। तो जैसे कि ये फोटो दिखाई हुई है, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। तो गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था उसके वजह से क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उसके आप पिक्चर्स में देख सकते हो, राइट। तो हमने यहाँ पे एक रिक्टर स्केल की बात की। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ को पता हो रिक्टर स्केल क्या होता है, भूकंप को कैसे नापा जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। तो जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, उसको एक मशीन से नापा जाता है जिसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। अब उस जो भूकंप है उसका क्या मैग्नीट्यूड है, वो कितने मैग्नीट्यूड का है, उसको किससे नापा जाता है, वो नापा जाता है रिक्टर स्केल पे, ठीक है। तो जो मशीन है उसे हम क्या कहते हैं, सेस्मोग्राफ, और जिस स्केल पे उसको नापा जाता है उसे हम कहते हैं रिक्टर स्केल, ठीक है।
एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली बाय अ लिटिल। तो अगर 2.0 या फिर उससे कम मैग्नीट्यूड का भूकंप है तो उसे इतना ज़्यादा महसूस नहीं किया जा सकता, वो बहुत ही कम महसूस होता है। मुश्किल से ही आपको पता चलेगा कि भूकंप आया है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम द थिंग्स फॉलिंग। अब अगर 5 मैग्नीट्यूड या फिर उससे ऊपर का कोई भूकंप आएगा तो उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो सकता है, चीज़ें जो है वो गिर सकती हैं, इधर उधर हो सकती हैं। ठीक है। 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake. अगर कोई 6.0 या फिर उससे ऊपर के मैग्नीट्यूड का कोई भूकंप आता है तो उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा लोगों को, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। और अगर 7.0 का आता है तो भाई उसे तो एक मेजर अर्थक्वेक की कैटेगरी में डाला गया है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भूकंप है। ठीक है। सो यहाँ पे आप पिक्स में देख सकते हो, ये एक सेस्मोग्राफ है। इसमें क्या होता है, जो है सस्पेंडेड पेन होता है और इस तरीके से, जैसे ये एक सस्पेंडेड पेन है, राइट। और ये जो स्क्रीन, ये जो आप देख सकते हो, ये जो वाइट वाइट है, ये इस तरीके से रोल करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और ये जो पेन है वो इस पे एक लाइन बनाता रहता है। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन बनती रहती है। अब अगर अर्थ में कोई वाइब्रेशन होगी तो ये जो लाइन है वो ऊपर नीचे हो जाएगी ऐसे करके, क्योंकि ये सस्पेंडेड है, ये जो पेन टाइप है ये सस्पेंडेड है। तो जैसे ही अ, थोड़ी भी मूवमेंट होगी तो इसमें भी वो मूवमेंट नजर आएगी। ठीक है। तो मान लो ये जब अर्थ में कोई मूवमेंट नहीं थी, अर्थ भूकंप नहीं आ रहा था, तो ये एकदम लाइन जो है वो सीधी सीधी चलेगी। बट जैसे ही कोई भूकंप आया तो ये जो है पेन ऊपर नीचे होगा और इस तरह के कुछ लाइन बनाएगा, इस तरह के कुछ ग्राफ बनाएगा। फिर इस ग्राफ को नापा जाएगा कि भाई ये कितने मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, इसको रिक्टर स्केल पे नापा जाएगा। तो इस तरीके से अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, राइट। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें नहीं पता चल सकता कि अर्थक्वेक कब आने वाला है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अर्थक्वेक, बट देयर आर सम प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट वी कैन टेक, जिससे हमें जो अर्थक्वेक का अफेक्ट है वो इतना ज़्यादा देखने के लिए ना मिले। मतलब कि अर्थक्वेक से जो होने वाली हानि है उसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं अगर हम कुछ मेजर्स अपनाएं तो। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अगर भूकंप आ जाता है तो आपको किस जगह पे जाना चाहिए, कहाँ पे आप शेल्टर ले सकते हो, कहाँ पे आप शरण ले सकते हो। सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। तो अगर आप घर में ही हैं, घर के बाहर नहीं हैं, तो आप जो किचन काउंटर होता है, ठीक है, उसके नीचे आप जा सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा मजबूत होता है, तो उसके नीचे आप शेल्टर ले सकते हो, उसके नीचे घुस सकते हो, ताकि अगर कुछ ऊपर से गिरेगा भी तो आपको वो इतना ज़्यादा हानि ना दे। कोई टेबल है, कोई डेस्क है, ठीक है, तो उसके नीचे आप जाके बैठ सकते हो। और जो कॉर्नर होते हैं वॉल्स के, जैसे इस तरीके का पूरा रूम है, तो ये जो कॉर्नर्स हैं, राइट, ये वाला जो कॉर्नर है आप यहाँ पे जाके खड़े हो सकते हो। ठीक है। तो दीज आर सम सेफ स्पॉट्स इन योर हाउस। स्टे अवे फ्रॉम, तो किन किन चीज़ों से हमें दूर रहना है। फायर प्लेसेस, जहाँ पे आग वगैरह लगी हो, ठीक है, या फिर ऐसी जगह है जहाँ आग लग सकती है। एरियाज अराउंड चिमनीज, जो चिमनी वाले एरियाज होते हैं जहाँ चिमनी होती है उनसे दूर रहना है। विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम, ऐसी विंडोज जो शटर करती हैं, मतलब कि कुछ भी हलचल होगी तो वो ऐसे नहीं बंद खुलने लगती हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगती हैं। अब विंडो जो है उनमें कांच होते हैं तो उसकी वजह से जो कांच है वो टूट सकते हैं, अगर हम विंडो के पास खड़े रहेंगे तो वो कांच टूट के हमें लग सकता है, राइट। और पिक्चर फ्रेम्स होते हैं, जैसे फोटो फ्रेम्स वगैरह होती हैं, क्योंकि जब वाइब्रेट होता है सब कुछ तो चीज़ें जो है वो गिरने लगती हैं, राइट, तो फोटो फ्रेम्स वगैरह भी गिरते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पे खड़े हो कि आपके सर के जस्ट ऊपर फोटो फ्रेम है तो वो गिरेगा सीधे आपके सर पे लगेगा। ठीक है, तो ऐसी जगहों से आपको बचना है। सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। सो हर परिस्थिति के लिए, हर मुश्किल के लिए आपको तैयार रहना होता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ डिजास्टर और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो यू हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस, आप लोगों को सभी को बताना है कि अगर भूकंप आएगा तो ये सेफ स्पॉट हैं, इस तरीके से हमें इन इन चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अवेयरनेस फैलानी है लोगों के बीच में, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को बताना है कि हम इस तरीके से अगर भूकंप आएगा तो हम बच सकते हैं, ये कुछ सेफ स्पॉट हैं जिनमें हम शेल्टर ले सकते हैं, एंड दीज आर सम थिंग्स फ्रॉम विच वी हैव टू स्टे अवे। और अगर आप प्रिपेयर रहोगे, अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, फैमिली मेम्बर्स के साथ रहोगे और उनको सभी चीज़ें बताओगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर सकते हो और
उससे उभर कर बाहर भी आ सकते हो। सो स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। आप प्रिपेयर रहो, आप अपने आसपास में अवेयरनेस फैलाओ और किसी भी डिजास्टर को कॉन्फिडेंटली फेस करो, कि डटकर उसका सामना करो कि ये भी एक संकट की घड़ी है और इससे भी हम बाहर निकलेंगे, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर कि अर्थक्वेक क्या होता है, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज एपिसेंटर। कि जो फोकस है वो कहाँ होता है, वो क्रस्ट में होता है, अंदर। तो जहाँ से मेन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, और उसके अगर हम जस्ट ऊपर चले जाएंगे तो उस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर, राइट। वेव जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। सेस्मोग्राफ क्या होता है, रेक्टर स्केल क्या होता है, किस तरीके से भूकंप को नापा जाता है। आई होप ये सभी चीजें आपको समझ आ गई हों कि आपको किस तरीके से अर्थक्वेक के लिए प्रिपेयर रहना है एंड लोगों को भी अवेयर करना है, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम एक्सोजेनिक फोर्सेस, कि किस तरीके से कुछ जो वो वाली फोर्सेस जो कि अर्थ के बाहर काम करती हैं, उनकी वजह से अर्थ पे चेंजेस आते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे।